Okay, so next topic is Wien's displacement law. अकॉर्डिंग टू वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, अगर हम सपोज करो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट टेम्परेचर पे ऑब्जर्व करते हैं, किसी बॉडी को अगर हम हीट करते हैं तो उससे रेडिएशन निकलना स्टार्ट होता है। जैसे मान लो अगर हम एक आयरन ब्लॉक लेते हैं, आयरन ब्लॉक को हीट करोगे तो अगर वो ब्लैक आयरन है सपोज करो, तो पहले जब उसका टेम्परेचर राइज करता है, सपोज हमने उसको आग पे रखा, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे था, रूम टेम्परेचर पे 25 से वो 50 गया, 50 टू 100, तो जब वो 100 डिग्री पे होता है तो भी वो ब्लैक ही रहता है, उसका कलर नहीं बदलता है। लेकिन और ज्यादा हीट करोगे तो वो रेडिश कलर देने लगता है, रेड कलर में आ जाता है। ठीक है, सो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, स्टार्टिंग में उसका कलर नहीं चेंज हुआ था। इट मींस स्टार्टिंग में वो इंफ्रारेड रेडिएशन रेडिएट कर रहा था, इंफ्रारेड रेज निकाल रहा था। उस टाइम पे हमको केवल हीट फील हो रहा था, लेकिन वो रॉड में कोई कलर नहीं आया था, वो जिस कलर का था ब्लैक का ब्लैक ही था, लेकिन उससे हीट निकल रही थी। वो हीट जो निकल रहा था वो किस फॉर्म में निकल रहा था, इंफ्रारेड रेज, जो हमारे लिए विजिबल नहीं होती, लेकिन उसके हीट को हम फील कर सकते थे। लेकिन अगर उस रॉड को और ज्यादा हीट करोगे, मतलब पहले वो हीट निकाला था और ज्यादा हमने हीट किया, तो वो देखोगे रेड कलर का हो जाता है। कोई भी जब लोहा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो देखते हैं ना रेड कलर का हो जाता है। तो जब भी वो रेड कलर का हो गया, इसका मतलब वो इंफ्रारेड रेज के साथ साथ विजिबल रेज भी जनरेट कर रहा है। अभी विजिबल रेज जो हमको दिखाई देती है, अब वो रेड कलर का आ गया, मतलब रेड हमारे किस रेंज में आता है, जो रेड का रेडिएशन होता है, रेड कलर होता है, वो दैट इज इन विजिबल रेंज। तो वो जो पहले इंफ्रारेड रेज में था, जो पहले केवल हीट जनरेट कर रहा था, अभी वो विजिबल रेज भी जनरेट कर रहा है, मतलब शिफ्ट हो गया, वेवलेंथ उसका घट गया और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, बिकॉज विजिबल रेज की फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड रेज से ज्यादा होती है, विजिबल रेज ज्यादा पावरफुल होती है इंफ्रारेड रेज से। सो हो क्या रहा है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसकी जो एनर्जी का रेडिएशन था वो भी बढ़ रहा है, वो रेड कलर का हो गया। और ज्यादा हीट करोगे ना तो वो ब्लूज कलर देने लगता है, मतलब ब्लू कलर का हो जाता है। सो ब्लू कलर का हो गया, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी और भी इंक्रीज कर गई। जितना ज्यादा हम हीट करते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इंक्रीज करते जाता है उस सब्सटेंस का। तो अगर हमारे पास कोई रॉड है या कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे मान लो नॉर्मल टेम्परेचर है 100 डिग्री पे, फिर उसको 200 पे ले गए, फिर 1000 पे ले गए, फिर 2000, ऐसा, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। एक ही सब्सटेंस, मान लो आयरन का कोई स्फीयर है, जब वो नॉर्मल 100 डिग्री पे रहेगा तो इससे रेज निकलेंगे, ये रेडिएट करेगा, इससे पावर रेडिएट होगा, लेकिन उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगा, मतलब कितना ज्यादा, ये इंफ्रारेड रेज निकालता है। इसको और ज्यादा हीट करोगे इसका वेवलेंथ कम होने लगता है और फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है। मान लो रेड कलर का हो गया, और ज्यादा हीट किया तो ये और ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन निकालता है। इसको 2000 पे ले गए, मतलब और ज्यादा हीट कर दिया, तो यहाँ अब जो रेज निकलेंगे वो और ज्यादा पावरफुल होंगी। इसीलिए वो रेड, जो आयरन ब्लॉक होता है पहले इंफ्रारेड रेज रहता है, बाद में रेड कलर का होता है, बाद में ब्लू कलर। हीट करते जाओगे तो वैसे उसकी फ्रीक्वेंसी, जो उसका रेडिएशन निकलता है उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, रेडिएशन तो हर एक टेम्परेचर पे निकल रहा था, लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रेडिएशन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। मतलब राइज इन टेम्परेचर, राइज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। टेम्परेचर के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो रेडिएट कर रहा है उसकी एनर्जी बढ़ती है, तो एनर्जी बढ़ने का मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही, और अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही इट मींस वेवलेंथ डिक्रीजेस। क्लियर? तो वो कह रहा है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं सो एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ने मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन मतलब वेवलेंथ घट जा रहा है, वेवलेंथ डिक्रीजेस, बिकॉज फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब हम हीट करेंगे उस सब्सटेंस को हीट करते जाएंगे, जितना ज्यादा हीट करोगे वो उतना ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा, लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाता है उसका वेवलेंथ घटते जा रहा है। तो एग्जैक्टली वो क्या है, वीन्स ने कंपेयर किया टेम्परेचर और वेवलेंथ को। हाँ, अगर टेम्परेचर घटाते हैं, टेम्परेचर लो है तो उसकी एनर्जी भी लो रहेगी, तो उसका फ्रीक्वेंसी भी लो हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे वेवलेंथ ज्यादा होता है। So when temperature is high, wavelength is low. When temperature is low, wavelength increase करता है। So according to Wien's displacement law, जो टेम्परेचर और वीन्स ने रिलेट किया टेम्परेचर और वेवलेंथ को। हाँ,
ऐसा अगर सपोज करो एक आयरन है, आयरन को हीट किए रेड हुआ, उससे और हीट किए ब्लू हुआ, फिर और हीट करेंगे तो वॉयलेट कलर में आएगा। क्या और ज़्यादा हीट करोगे तो क्या वो अल्ट्रा वायलेट रेज अगर जनरेट करने लगेगा तो फिर तो वो इनविजिबल हो जाना चाहिए। अगर इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम जाते हैं, हाँ, अगर हम आयरन को एकदम हीट कर दिए, पहले ब्लू हुआ और ज़्यादा हीट किया, वॉयलेट हुआ और ज़्यादा हीट किए तो अल्ट्रा वायलेट हो गया। अब अल्ट्रा वायलेट तो हमको दिखाई नहीं देती, तो मतलब आयरन हीट होने के बाद इनविजिबल हो जाएगा। तो ऐसा होता नहीं, आयरन इनविजिबल होता नहीं। उसके बाद हम फिर प्लैंक्स कांस्टेंट मतलब प्लैंक्स कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं कि जब एक हाई टेम्परेचर पे आ जाता है ना, तो उससे जो फोटॉन्स निकलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं इंक्रीज करती, उसका एनर्जी ऑफ रेडिएशन इंक्रीज कर जाता है। मतलब फोटॉन्स की जो पैकेट्स है ना वो ज़्यादा पैकेट्स रेडिएट होने लगते हैं, लेकिन एक पैकेट की एनर्जी नहीं चेंज होती, इसलिए आयरन कभी भी इनविजिबल नहीं होगा। क्लियर? इसी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी कर रहे थे प्लैंक्स आप, तभी उन्होंने प्लैंक्स कॉन्सेप्ट क्वांटम फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट दिया था, तो वहां से उन्होंने स्टडी किया था कि आयरन को अगर बहुत ज़्यादा हीट करोगे ना तो ऐसा नहीं कि वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन देने लगा तो इनविजिबल हो गया। उस केस में क्या होगा कि वो जो फोटॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा फोटॉन निकलेंगे, लेकिन हर एक फोटॉन की पैकेट की एनर्जी नहीं बढ़ती, इसलिए वो हमको दिखते रहता है। ठीक है, सो यहाँ पे फिलहाल हम वीज में रिलेट करेंगे टेम्परेचर और वेवलेंथ को। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वेवलेंथ कम रहेगा, टेम्परेचर कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा। अकॉर्डिंग टू वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो टेम्परेचर होता है हमारा, टेम्परेचर इज व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ दैट रेडिएशन। T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट आता है, तो T इंटू लैम्डा इज इक्वल टू B। दैट मीन्स कांस्टेंट और B की वैल्यू होती है 2.9 इंटू 10⁻⁻3। हाँ, ये कांस्टेंट याद रखना होगा बिकॉज वो देते नहीं। सो जो हमारा बीन्स कांस्टेंट है दैट इज 2.9 इंटू 10⁻3। बहुत आसान है, 3 इंटू 10⁻3, समझो ये अराउंड 3 है ना, और यहाँ पे क्या है -3। सो T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब अगर हम ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को, किसी ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, और उसके स्पेक्ट्रम को हम ब्लैक बॉडी क्यों कहते हैं, बिकॉज ब्लैक बॉडी का एक आइडियल स्पेक्ट्रम आता है। तो हम ब्लैक बॉडी अगर स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ पे हमको ये ग्राफ में ये रिलेशन दिखने को मिलता है। सो नेक्स्ट हम अगर ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करते हैं तो कैसा ग्राफ आता है एट डिफरेंट टेम्परेचर। चलो ब्लैक बॉडी, अगर ब्लैक बॉडी से हीट का रेडिएशन होता है, मैं अगर ग्राफ को ऑब्जर्व करता हूँ, ये हमारा एक्सिस पे वेवलेंथ को मैं प्लॉट कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे एनर्जी। सो अलोंग एक्स एक्सिस मैंने वेवलेंथ प्लॉट किया हुआ है और अलोंग वाई एक्सिस एनर्जी। सो एट डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे अगर हम ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा जो ग्राफ आता है वो इस टाइप से आता है। मान लो पहले हमने ब्लैक बॉडी लिया, उसका टेम्परेचर 500 रखा, एट डिफरेंट टेम्परेचर हमको इस टाइप से ग्राफ मिलता है स्पेक्ट्रम। सपोज करो फर्स्ट हमने उसको मेजर किया है 500 पे, नेक्स्ट 500 डिग्री सेल्सियस, फिर हमने 1000, फिर हमने मान लो 1500, 2000 डिग्री सेल्सियस, अलग अलग टेम्परेचर पे हमने ऑब्जर्व किया। तो देखो जब 500 पे है ब्लॉक, तो ऐसा नहीं कि उसमें एक ही 500 पे है तो सारे के सारे ये जो वेवलेंथ एक्सिस है ना, इसके सारे वेवलेंथ मिल रहे हैं। क्लियर? कहीं पे भी देखोगे उसका वेवलेंथ मिल रहा है, बट हम उस वेवलेंथ को चूज करते हैं जहां पे एनर्जी की का रेडिएशन मैक्सिमम है, फॉर मैक्सिमम एनर्जी ऑफ रेडिएशन। वैसे तो वेवलेंथ सारे हैं, लेकिन हम उस वेवलेंथ को देखेंगे जहां पे उसका एनर्जी मैक्सिमम है। दिस इज व्हाट λ1। क्लियर? हम इफेक्टिव, जैसे मान लो कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर की क्वालिटी क्या होती है, डॉक्टर की प्रॉपर्टी किस पे, अगर मान लो बहुत बड़ा सर्जन है तो उसको कोई भी देखेगा तो बोलेगा सर्जन है ना, उसको बाकी ह्यूमन बीइंग से उसको अलग कंपेयर करते हैं। क्यों? बिकॉज उसकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पे फोकस करते हैं वो, कि अगर वो सर्जन है, बहुत बड़ा डॉक्टर है,
तो उसकी उस चीज को देख रहे हैं। वैसे तो उसके पास कार है, बाइक है, उसके 2 हाथ है, 2 आंख है, वो तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के जैसा ही है ना, लेकिन मेन प्रॉपर्टी उसकी क्या है कि वो सर्जन है, तो उस प्रॉपर्टी पे देखते हैं हम, उसको उससे आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे है तो सारे वेवलेंथ प्रेजेंट, ठीक है, ऑल द वेवलेंथ आर प्रेजेंट, बट हम उस वेवलेंथ को चूज कर रहे हैं जहां पे उसका एनर्जी ऑफ रेडिएशन मैक्सिमम है। क्लियर। वैसे व्हेन इट इज हीटेड एट 1000 डिग्री सेल्सियस, जब उसको 1000 पे हीट करो फिर भी सारे वेवलेंथ्स हैं, ऐसा नहीं कि एक ही वेवलेंथ है, यहाँ पे भी सारे वेवलेंथ्स हैं, लेकिन हम उस वेवलेंथ को चूज कर रहे हैं जिस पे एनर्जी मैक्सिमम है। तो ऐसा नहीं कि इस 1000 पे लैम्डा 1 है, 1000 पे भी लैम्डा 1 है, बट हम 1000 पे लैम्डा 1 को कंसीडर नहीं करें, बिकॉज लैम्डा 1 पे एनर्जी मैक्सिमम नहीं है, एनर्जी मैक्सिमम किस पे है, लैम्डा 2 पे, व्हेन इट इज एट 1500 डिग्री सेल्सियस। फिर से हम देखेंगे लैम्डा 3, देख रहे हो ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वेवलेंथ की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, जो ग्राफ है वो शिफ्ट कर रहा है ना, एनर्जी मैक्सिमम होने के साथ साथ ग्राफ लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा है, मतलब व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस ग्राफ का जो पीक वैल्यू है वो लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, तो एट हाई टेम्परेचर ये जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज कर रहा है। हम उस वेवलेंथ को, ये ध्यान देना, हम उसी वेवलेंथ को चूज करते हैं एट विच एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज मैक्सिमम, अदरवाइज तो हर एक, जैसे 500 पे भी सारे वेवलेंथ थे, लैम्डा 4, लैम्डा 1, लैम्डा 2, सब 500 पे भी हैं, 1000 में भी सारे वेवलेंथ्स प्रेजेंट है, 1500 में भी सारे वेवलेंथ प्रेजेंट है, बट हम उसी वेवलेंथ को चूज कर रहे हैं फॉर विच एनर्जी ऑफ या एनर्जी का रेडिएशन इज मैक्सिमम, तो उसी वेवलेंथ को हम चूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट 500 डिग्री सेल्सियस पे लैम्डा 1 पे एनर्जी मैक्सिमम है, 1000 पे लैम्डा 2 पे एनर्जी मैक्सिमम है, 1500 पे एट लैम्डा 3 एनर्जी इज मैक्सिमम, 2000 पे एट लैम्डा 4। क्लियर। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे हीट करोगे, बॉडी को हीट करोगे, तो फॉर मैक्सिमम एनर्जी ऑफ रेडिएशन जो वेवलेंथ है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा है, मतलब T is inversely proportional to lambda। क्लियर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वेवलेंथ की वैल्यू फॉर मैक्सिमम एनर्जी ऑफ रेडिएशन वेवलेंथ डिक्रीजेस। क्लियर। या फिर यहाँ पे हम वही लिखते हैं T into lambda is equal to B, that constant is, so for according to Wien's displacement law for maximum energy of radiation, ये मेंशन है, ये कंडीशनल है, फॉर मैक्सिमम एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ऐसा नहीं कि किसी भी एनर्जी पे हम वेवलेंथ को मेजर करेंगे, अकॉर्डिंग टू वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ फॉर मैक्सिमम एनर्जी ऑफ रेडिएशन, अकॉर्डिंग टू वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ फॉर मैक्सिमम एनर्जी ऑफ रेडिएशन वेवलेंथ is inversely proportional to its absolute temperature। So for maximum energy of radiation, wavelength is inversely proportional to its absolute temperature। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है बट वेवलेंथ घट जाता है, और टेम्परेचर अगर घटाते हो तो फ्रीक्वेंसी घट जाता है बट वेवलेंथ ज्यादा। क्लियर। तो ब्लॉक को जितना ज्यादा हीट करोगे उतने ज्यादा, मतलब पहले आयरन था, हीट किया, इंफ्रारेड रेज निकाला था, और ज्यादा हीट कर दिया, विजिबल रेज स्टार्ट हो गई, तो विजिबल रेज की फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड रेज से ज्यादा हो रही है। बेसिकली हो क्या रहा है कि पहले आयरन ब्लैक कलर का था, उसको हीट किया तो रेड कलर हो गया, और ज्यादा हीट किया तो ब्लू कलर का हो गया, मतलब पहले इंफ्रारेड रेज निकल रही थी, फिर रेड कलर विजिबल का जो हमारा सबसे लो फ्रीक्वेंसी का कलर है, और ज्यादा हीट किए तो और ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब हीट के साथ साथ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही, वो इंफ्रा से रेड, रेड से ब्लू हुआ, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, व्हेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस वेवलेंथ डिक्रीजेस, बिकॉज ब्लू कलर का वेवलेंथ रेड कलर से कम होता है, तो टेम्परेचर के साथ साथ फ्रीक्वेंसी बढ़ता है और वेवलेंथ घट जाता है। हाँ, ये भी है कि हर एक टेम्परेचर पे ऑल द वेवलेंथ्स आर प्रेजेंट। ऐसा नहीं कि जब आयरन से ब्लू कलर का रेडिएशन निकलेगा या जब आयरन से रेड कलर का रेडिएशन निकलता है तो उस टाइम पे हीट नहीं निकलता, हीट भी निकलता है, लेकिन हम उस वेवलेंथ को कंसीडर करते हैं जिसपे एनर्जी का रेडिएशन मैक्सिमम, जिसमें एनर्जी की इंटेंसिटी मैक्सिमम। तो रेड, अगर आयरन रेड कलर में हो गया तो उस टाइम पे भी इंफ्रारेड रेज आती रहती हैं, लेकिन वो इंफ्रारेड रेज को हम कंसीडर नहीं करते, हम उस वेवलेंथ को कंसीडर करते हैं जहाँ पे उसकी एनर्जी ऑफ रेडिएशन मैक्सिमम है। क्लियर।
तो हम हमेशा मैक्सिमम इंटेंसिटी पे जाते हैं, उस पॉइंट पे क्या उसका वेवलेंथ है। अदरवाइज एट ऑल टेम्परेचर ऑल द वेवलेंथ्स आर प्रेजेंट। जैसे क्या सब ह्यूमन बीइंग है ना, तो हर एक ह्यूमन बीइंग को भगवान तो एक ही जैसा ही बनाए, सबको दो हाथ दो आंख दो किडनी एक हार्ट सब कुछ दिए हैं, लेकिन सबकी प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग है। कोई डॉक्टर है, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर है, तो अभी जो डॉक्टर है उसको डॉक्टर के नाम से आइडेंटिफाई करना है, उसको ह्यूमन बीइंग के नाम से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। हाँ भाई इसके पास, वो उसको कंपेयर करेंगे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से और डॉक्टर को, तो ये थोड़ी बोलेंगे दोनों एक जैसे हैं। हम उस चीज़ को देख ही नहीं रहे हैं जो कॉमन है, हम उस चीज़ को देखें जो उसके अंदर स्पेशल है। So you have to measure the wavelength, you have to take the wavelength at maximum energy of radiation. मान लो हमारे पास दो स्टार्स हैं, एक का टेम्परेचर है एक का टेम्परेचर है 1000 केल्विन, दूसरे का है 1500 केल्विन। अब इससे वेवलेंथ निकल रहा है लैम्डा 1, इससे निकल रहा है लैम्डा 2। इफ यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 अपने को निकालना है। दो स्टार्स हैं, फर्स्ट स्टार इज एट 1000 केल्विन, सेकंड स्टार या सेकंड ऑब्जेक्ट, स्टार मतलब स्टार का इतना कम टेम्परेचर नहीं होता, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज एट 1000 केल्विन, सेकंड ऑब्जेक्ट इज एट 1500 केल्विन। जो वेवलेंथ उनसे निकल रहे हैं लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, सो यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ दिस वेवलेंथ। सो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, अब दिस डिस्प्लेसमेंट और टेम्परेचर इज नोन, so you can find the wavelength lambda 1 by lambda 2 is equal to क्या हो जाएगा T2 by T1 because that is inversely proportional to temperature। तो क्या हो जाएगा 1500 divided by 1000 that is 3 by 2। so lambda 1 by lambda 2 is equal to 3 by 2। सेकेंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमारे पास दो स्टार्स हैं, फर्स्ट का टेम्परेचर है सपोज 2000 केल्विन, सेकंड का टेम्परेचर इज नॉट नोन, सेकंड का अपने को टेम्परेचर फाइंड करना है। यहाँ से जो वेवलेंथ निकल रहे हैं, द वेवलेंथ रेडिएटेड फ्रॉम द फर्स्ट इज सपोज 7000 एंगस्ट्रॉम और इससे जो निकल रहा है दैट इज 10,000 एंगस्ट्रॉम। जो वेवलेंथ निकल रहा है एंगस्ट्रॉम में गिवन है, इट इज लैम्डा 1 एंड हियर इट इज लैम्डा 2। द वेवलेंथ रेडिएटेड फ्रॉम द फर्स्ट स्टार, द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन ऑफ द फर्स्ट स्टार इज 7000 एंगस्ट्रॉम एंड सेकंड स्टार का है 1000। यू हैव टू फाइंड द टेंपरेचर ऑफ द सेकंड स्टार। फिर से क्या करो, वेवलेंथ और टेंपरेचर को रिलेट करना है तो हमेशा मींस डिस्प्लेसमेंट लॉ पे हम जाएंगे, तो रिलेट कर लो। सो क्या हो जाएगा लैम्डा, अपने को T2 चाहिए ना, T2 by T1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 by लैम्डा 2। T2 नहीं मालूम है, T1 is known, that is 2000 is equal to lambda 1, the wavelength of the first star, that is 7000 angstrom into 10 to minus 10 divided by lambda 2 is what 1000 angstrom 1000 into 10 to minus 10। सिंप्लीफाई कर लो तो T2 is equal to, ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, 7 into 2000 divided by 10, ये कट जाएगा तो 7 into 200। The temperature of the second star is what 1400 Kelvin। So temperature of the second star is 1400 Kelvin। सेवन इंटू 200 ना, ये एक सेकेंड ये, हाँ ये 10 नहीं रहेगा, 7 इंटू 2000 14,000 आएगा। क्लियर? चलो थर्ड क्वेश्चन। Again there are two stars, first का टेम्परेचर है 4000 Kelvin, the temperature of the second star is not known, second का टेम्परेचर नहीं मालूम, and the wavelength of the first star is given lambda, wavelength of the second star is given 5 by 4 lambda।
जो फर्स्ट स्टार से रेडिएशन निकल रहा है उसका वेवलेंथ है लैम्डा, और सेकंड स्टार से जो वेवलेंथ निकल रहा है दैट इज 5/4 लैम्डा. फाइंड द टेंपरेचर ऑफ द सेकंड स्टार. उस सेकंड स्टार का टेंपरेचर अपने को फाइंड करना है. हाँ, फिर से हम क्या करेंगे, टेम्परेचर वी हैव टू फाइंड, वेवलेंथ इज नोन, सो वी कैन यूज Wien's displacement law. So again you can do the same thing. T2 by T1 is equal to lambda 1 by lambda 2. So T2 by T1 is equal to lambda 1. Lambda 1 is just lambda, divided by lambda 2 is what? 5/4 lambda. Lambda is cancelled, so we are going to get 4/5. So now T2 is equal to 4/5 into T1. T1 is what? 4000 Kelvin. तो 4 into 800. तो उसको देखो वेवलेंथ बढ़ गया तो टेम्परेचर घट जाएगा. तो T2 is equal to 3200 Kelvin. हो गया. एक और लास्ट क्वेश्चन देखिए. Suppose there are two stars. फर्स्ट का जो वेवलेंथ है that is lambda, and the wavelength of the second star is 3/2 lambda. And it is mentioned कि इनका जो टेम्परेचर डिफर कर रहा है, ये हमारा T है और ये T plus 1000 है और ये जस्ट T है. So find the value of T. The radiation star मतलब जो रेडिएशन निकल रहा है फर्स्ट है उसका वेवलेंथ लैम्डा है, सेकंड से जो रेडिएशन निकल रहा है दैट इज 3/2 लैम्डा. द टेम्परेचर का डिफरेंस, इसका टेम्परेचर है T plus 1000 और इसका T है, मतलब दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस 1000 का है. सो फाइंड द टेम्परेचर ऑफ दैट T की वैल्यू, सेकंड स्टार का टेम्परेचर अपने को फाइंड करना है. इट इज मेंशन दोनों स्टार्स के जो टेम्परेचर डिफर कर रहे हैं वो 1000 से, मतलब पहले वाले का T plus 1000 है, दूसरे वाले का जस्ट T है. So find the temperature of that second star. Find temperature of second star. Second star का कितना टेम्परेचर है that we have to find. तो फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट, हमारा क्या हो जाएगा T1 by T2 is equal to lambda 2 by lambda 1. T1 कितना है T plus 1000 divide by T is equal to lambda 2. Lambda 2 is what? 3/2 lambda divided by lambda 1 is just lambda. ये कैंसिल हो जाएगा, we are going to get 3/2. अब T निकाल 1000 था तो T plus 1000 divided by T is equal to 3/2. इसी को सिंप्लीफाई कर लो, 2 मल्टीप्लाई करो, so 2T plus 2000 is equal to 3T, या T की वैल्यू आ जाएगी 2000 केल्विन. जो सेकंड स्टार है उसका टेम्परेचर है 2000 केल्विन. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इसको एंड करते हैं. 5 क्वेश्चंस हो गए ना, एक लास्ट देख लेते हैं 6. Suppose there are two stars. The temperature of first star is 400 Kelvin. The second star का temperature is not known. इनका जो wavelength है फर्स्ट का lambda 1 is equal to lambda है. lambda 1 की वैल्यू मैं दे रहा हूँ 7000 एंगस्ट्रॉम. एंड lambda 2, जो lambda 2 की वैल्यू है lambda 2 is जो सेकंड का वेवलेंथ है वो 100 नैनोमीटर ग्रेटर है फर्स्ट से. 100
नैनोमीटर nm greater than wavelength of first star greater than lambda 1, ये ऐसा मेंशन है। जो सेकंड स्टार का वेवलेंथ है वो फर्स्ट स्टार से 100 नैनोमीटर ज्यादा है। फर्स्ट स्टार इज ऑफ टेम्परेचर 400 केल्विन, इट्स द wavelength radiated from the first star is 7000. The second star is of temperature T which is not known, that you have to find, and जो उससे wavelength निकल रहा है, the wavelength radiated from the second star is 100 nanometer greater than the first star. जो first star से वो 100 nanometer ज़्यादा है उसका wavelength, तो अपने को find करना है the temperature of the second star। तो वहाँ पे यहाँ इस क्वेश्चन में क्या उन्होंने लैम्डा 2 की वैल्यू डायरेक्ट ना देके इनडायरेक्टली दिया हुआ है, तो दैट वी कैन फाइंड लैम्डा 1 हमको फाइंड लैम्डा 1 मालूम है, लैम्डा 1 कितना है 7000 एंगस्ट्रॉम है, तो 10⁻⁻10। लैम्डा 2 कितना हो जाएगा 7000 इंटू 10⁻⁻10 प्लस 100 नैनोमीटर एक्स्ट्रा है, तो 100 नैनोमीटर, तो देख लो 100 नैनोमीटर क्या होता है 10⁻⁻9, तो इसको भी अगर मैं 10⁻⁻10 करता हूँ, हाँ तो हाँ 7000 इंटू 10⁻⁻10 प्लस इसको ऐसा लिख सकते हो 1000 इंटू 10⁻⁻10, वी आर गोइंग टू गेट 8000 इंटू 10⁻⁻10, दैट्स व्हाट लैम्डा 2 इज। अब हो गया, अब तो अपना काम खत्म, रेशियो मिला लो, मींस डिस्प्लेसमेंट लो, तो T2 बाई T1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, तो यहाँ से T2 इज इक्वल टू क्या होगा T1 दैट इज 4000 इंटू लैम्डा 1, लैम्डा 1 कितना था 7000 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाई 8000 इंटू 10⁻⁻10, कैंसिल कर दो 7/8, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी T2 इज इक्वल टू 4 इंटू 7/8, सॉरी 4000, यहाँ पे तभी मैं सोचा इतना कम कैसे आ गया, 4000 इंटू 7/8, तो T2 स्टार का टेम्परेचर ये कैंसिल होगा, 500 इंटू 7 3500, तो जो सेकेंड स्टार है उसका टेम्परेचर कितना है 3500 केल्विन।